हे स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर दिया था, उसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें मैंने आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताया था, मैनेजमेंट के फीचर्स बताए थे, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस। क्या होती है सर? गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इससे स्ट्रगल कर रहा है सर। तो हर गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है सर? एक गाइडलाइंस इशू कर दी है। इस गाइडलाइंस में क्या लिखा होता है बच्चों? गाइडलाइंस में मेंशन होता है कि कौन कौन सी दुकानें ओपन हो सकती है, कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ ओपन हो सकती है, कितने बजे तक ओपन होगी, टाइमिंग्स मेंशन है उसमें, और स्कूल्स ओपन नहीं है। ये सब क्या है? गाइडलाइंस है, जो सबको क्या कर रही है? गाइड कर रही है कि कैसे अपनी कंट्री को रन करना है। दैट्स इट। ऐसे ही क्या नाम है सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को चलाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कैसे डिसीजंस लेने हैं, कौन बताएगा सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताएगा, ठीक है ना। और सर मैनेजर्स के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रिंसिपल्स क्या आते हैं सर? काम आते हैं। डेफिनेशन देखें, POM का मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? मैनेजर्स, ठीक है। तो सर सीधी सी बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस को लेने में काम आते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की, और ये गाइड है। क्या होता है सर? गाइड। एग्ज़ाम के टाइम पर बुक से पढ़ते हो, रिफ्रेशर से पढ़ते हो, तो वो आपके लिए क्या, किसका रोल प्ले करती है सर? गाइड का रोल प्ले करती है, ठीक है ना। अब मैं इस चैप्टर में आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा। हालांकि दो पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन पहली जो पर्सनैलिटी है उसका नाम है हेनरी फ्योल। कौन है सर? हेनरी फ्योल। सर ये कौन है बेटा? हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, ठीक है ना। और जिसमें से जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, उन 14 प्रिंसिपल्स को अपनी कंपनी में अप्लाई किया था जिसमें वो काम करते थे, ठीक है। और ये देखते हैं सर ऐसे कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन 1841 इन फ्रांस बच्चों। ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर। अच्छा, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा? ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिस कंपनी में ये हेनरी फ्योल काम करते थे उस टाइम पर कंपनी क्राइसिस में थी। क्राइसिस का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है ना। बैंक करप्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो फ्योल जी ने क्या किया था? हेनरी फ्योल जी ने, थोड़ी इज्जत दें, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, और ये 14 प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था जिस कंपनी में वो काम करते थे। फ्योल अप्लाइड हिज 14 जनरल प्रिंसिपल एट दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन में जब कंपनी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थी, तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई किए थे, ठीक है। व्हेन फ्योल रिटायर्ड कंपनी वॉज इन एक्सीलेंट कंडीशन। तो जब फ्योल का रिटायरमेंट हो गया उस टाइम पर कंपनी बहुत टॉप पे पहुंच चुकी थी। सर ऐसे कैसे बेटा? वो 14 प्रिंसिपल्स के कारण, ठीक है। बोलोगे ऐसे कौन से 14 प्रिंसिपल्स थे? अभी बताऊंगा, पेशेंस रखो। और वो कंपनी का जो स्टॉक था, स्टॉक यानी जो प्राइस थे शेयर के, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि फ्योल ने वो 14 प्रिंसिपल्स अपनी कंपनी में अप्लाई किए थे। और फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते थे सर? फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ये याद हो जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हेनरी फ्योल के बारे में आपको ये लर्न करना है, ठीक है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रिंसिपल, यानी हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। बोलोगे सर रिमेनिंग 7? वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पहला प्रिंसिपल क्या था सर? सर पहला प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था सर? प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। ये बहुत सिंपल सा है बेटा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा बर्डन है, एक अकेला इंसान या 2-3 लोग संभाल नहीं पा रहे, तो वहाँ पर काम को डिवाइड कर दो। क्या बोलते हैं? काम को डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या लिखा हुआ है? जो बिगर टास्क है, टास्क यानी बहुत ज़्यादा काम, डिवाइडेड बाय इनटू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दो। जैसे स्कूल होते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग टीचर होता है, काम को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। जो जिसमें स्पेशलिस्ट है वो काम करेगा। It should be distributed among employees on the basis of qualification, experience and capabilities. क्वालिफिकेशन यानी मान लो कोई साइंस के टीचर है, तो उनकी साइंस की डिग्री देखी जाएगी, तब जाकर उनको
क्या किया जाएगा सर, उनको स्कूल में अपॉइंट किया जाएगा। तो उनकी क्वालिफिकेशन देखना ज़रूरी, उनका एक्सपीरियंस, पहले कितने साल से वो पढ़ा चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़, क्या वो इतने सारे बच्चों को हैंडल कर पाएंगे, दैट्स इट। When the same job is done by one person again and again, it leads to specialization। सिंपल सी बात है, एक काम को अगर कोई पर्सन बार बार करता जाए, जैसे मान लो मैं 8 साल से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो सर अब तो मेरे दिमाग में रट गई है, एक एक पॉइंट याद है, मुझे हर प्रिंसिपल याद है, क्योंकि मैं उस काम को काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। तो सर इससे क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो सर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, इसके एडवांटेज क्या है, एक तो एफिशिएंसी बढ़ती है और एक स्पेशलाइजेशन आती है। एफिशिएंसी यानी जो भी बंदा काम कर रहा है वो अपने काम पे फोकस करेगा, जिससे वेस्टेज कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और स्पेशलाइजेशन तो मैंने आपको बता दिया, जो काम को बार बार करता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। सर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका उल्टा, अगर डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं करेंगे तो स्पेशलाइजेशन कम हो जाएगी और एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, दैट्स इट। तो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजंस। जनरली क्या बोलूँगा सर, टॉप लेवल के पास पावर होती है कि वो क्या ले, डिसीजंस ले, तो उनके पास क्योंकि अथॉरिटी होती है। ठीक है सर, सेकंड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा नाम क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ जाना, सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर अथॉरिटी तो समझा दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन। हिंदी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चों क्या बोलते हैं सर, जिम्मेदारी। आपको जो काम दिया गया है उस काम को पूरा करना क्या होता है, उसको बोलते हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सबको। तो बच्चों देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अथॉरिटी किसके इक्वल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। इसको एक एग्जांपल से समझो, छोटा सा एग्जांपल है, एक वर्कर को 1000 यूनिट्स बनानी है। कितनी यूनिट्स बनानी है सर, 1000 यूनिट्स। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई एक वर्कर की, और उस वर्कर का नाम है आर। क्या नाम है सर, आर। अब यार सीधी सी बात है, प्रोडक्शन करने के लिए वर्कर्स को क्या चाहिए सर, वर्कर्स को बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब सर सीधी सी बात है, वर्कर को जिम्मेदारी तो दे दी, पर उसको इस चीज़ की पावर नहीं दी गई कि वो रॉ मटेरियल परचेज़ कर ले। ठीक है, अब बेटा रॉ मटेरियल होगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा, दैट्स इट। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई अगर वर्कर को अपनी 1000 यूनिट्स पूरी प्रॉपर तरीके से बनानी है, यानी अपनी 1000 यूनिट्स की जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। किस चीज़ की सर, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने की। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, दैट्स इट। बात ख़त्म हो गई भैया। ना अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए अथॉरिटी से, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये आपके दो प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, आपका तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसको यूँ समझो, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को देखो, ये तो बहुत सिंपल है, रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन जो हमारे अंदर आज तक आया ही नहीं यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्कूल टाइम पे जाना, स्कूल ड्रेस पहनना, प्रॉपर तरीके से टाई, मतलब अच्छी तरीके से आप अच्छे लगने चाहिए। हाँ, तो रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होते हैं, सुपीरियर के लिए भी सेम होते हैं, सबऑर्डिनेट। सुपीरियर कौन होता है सर, जो टॉप पे काम करता है, उसके नीचे काम कौन करता है सर, सबऑर्डिनेट। और अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टीज़ लगेगी। केस स्टडी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर, पेनल्टीज़ के थ्रू। अच्छा, सिर्फ डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता सर, कमिटमेंट भी होता है। क्या होता है सर, कमिटमेंट। इज़ दैट क्लियर? देखो मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी के बॉस ने आपसे ओवर टाइम करवाया और आपको कमिट किया कि सर जो भी आपसे काम किया जा रहा है उसका ओवर टाइम दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, और उसने, बॉस ने आपको पैसे दिए ओवर टाइम के, तो उसने क्या किया, अपना कमिटमेंट फुलफिल किया। तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया उसने, डिसिप्लिन। इज़ दैट क्लियर? ठीक है सर। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्या आता है सर, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब क्या होता है सर, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप 10th के बाद कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन से रास्ते जाना है, सर कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है। ठीक है, हो जाते हो यार, नेचुरल सी बात है, अभी तो 12th में आ गया यार। चलो, अब आपके पापा बोल रहे हैं साइंस ले बेटा, तू होशियार है,
आपकी मम्मी बोल रही नहीं भाई तू डीट है, तू ना तू कोई कॉमर्स ले, ठीक है। अब बोलोगे यार ये क्या है यार, आप तो कंफ्यूज हो गए, किस रास्ते जाऊँ भाई, लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ, कंफ्यूज हो गया मैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कंपनी के ऊपर कैसे अप्लाई होता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? अब मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप वो भोले भाले सीधे साधे इंसान, आपको एक बॉस बोल रहा है 11 बजे आओ, हेड है, एक जना बोलता है 12 बजे आओ। अब बोलो कि किसकी बात मानो? बोलो कि सर जो मेन है उसकी बात। मान लो दोनों ही सर पे चढ़ गए, यार ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कंफ्यूज हो गए ना। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि हर एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। सबऑर्डिनेट यानी एम्प्लॉयज, सुपीरियर का मतलब बॉस, दैट्स इट। अब देखो, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। ठीक है बच्चों, दो दो बॉसेज होंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, और ऐसा कई बार हो भी जाता है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच सबऑर्डिनेट टेक्स ऑर्डर फ्रॉम टू बॉसेस। यानी मान लो कल को दो दो बॉस आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दो दो बॉस इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तू 11 बजे तू 12 बजे, किसकी माने? तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है सर? प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि एक बॉस होना चाहिए हर सबऑर्डिनेट या हर एम्प्लॉय के ऊपर। दो दो होंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा सर। तो डायग्राम देखो, ये आप सबऑर्डिनेट, ये आपका एक बॉस, ये दो बॉस, दोनों आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो सर आप किस, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पहली बात तो दो बॉस नहीं होनी चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए सर, दैट्स इट, खत्म बात। फिर फिफ्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है सर। इसमें क्या, इसमें बच्चों आप समझो, फ्योल बोलते थे कि हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट हेड होना चाहिए। सर देखो आपके सामने आ गया, जैसे किसी फैक्ट्री में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, किसी फैक्ट्री में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है बच्चों। ये रहा, कौन सा डिपार्टमेंट सर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका हेड अलग। और सेल्स डिपार्टमेंट भी है सर, उसका हेड अलग। स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट है, उसका एचओडी अलग। मैथ्स डिपार्टमेंट है, उसका एचओडी अलग। हर कोई अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देगा, कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फोर्थ वाला था यूनिटी ऑफ कमांड, वो अलग है और ये अलग है। यूनिटी ऑफ कमांड तो बच्चों क्या बोलता था, एक बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है सर? हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट हेड होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन हेड एंड प्लान। जो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका एचओडी अलग है और वो अपने हिसाब से प्लान बनाएगा। ऑल द एफर्ट्स कैन बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स कॉमन डायरेक्शन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो एचओडी और सेल्स डिपार्टमेंट का एचओडी, वो दोनों अपने हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन दोनों का मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करो। एवरी डिवीजन एंड डिपार्टमेंट शुड हैव वन हेड ओनली, दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ होगा। फोर्थ वाला यूनिटी ऑफ कमांड था, फिफ्थ वाला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था। फोर्थ वाला बोलता था एक बॉस होना चाहिए, हर सुपीरियर, हर सबऑर्डिनेट के नीचे एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ वाला बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। सिक्स्थ वाला है सर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्लस जनरल इंटरेस्ट। सर ये क्या चीज़ है? देखो बच्चों, मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ढंग से समझना, ये रहा मैं, ठीक है। अब और कंपनी कॉस्मेटिक्स के आइटम्स में डील करती है, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स और ये फेयर एंड लवली। और है ना, कंपनी में बहुत सारे कस्टमर आते जा रहे हैं। सारे कस्टमर्स को मैंने क्या किया, अपने घर बुला दिया और उनको अपने प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स बेचने लग गया। कंपनी को पता ही नहीं है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, सारे कंपनी के कस्टमर्स मेरे पास, और कंपनी बर्बाद होती जा रही, कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होता जा रहा है। कंपनी को पता पड़ गया। तो मैं क्या सही कर रहा हूँ? नहीं सर, आप अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कंपनी के बेनिफिट को सेक्रीफाइस कर रहे हो। यानी आप इंडिविजुअल अपने लिए कंपनी को बलिदान कर रहे हो। भैया कंपनी बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गलत है ये। तो सिक्स्थ वाला प्रिंसिपल फ्योल बोलता था कि भाई ऐसा नहीं करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी पर्सनल बेनिफिट बाद में, पहले कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड जनरल, बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन। यानी
आप भले प्रॉफिट कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी को क्लियर करो और कंपनी भी प्रॉफिट कमाए, कंपनी बर्बाद नहीं हो। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया मेरा वाला, कि मैं सारे कस्टमर्स को बुला रहा हूँ, दिस इज़ रॉन्ग। मैं कंपनी को बताऊँ कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होता जा रहा है। इफ़ बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन एफर्ट शुड बी मेड टू रिकाउंसिल टू ब्रिंग बोथ बैक इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं अपने प्रॉफिट की तरफ जा रहा हूँ, कंपनी लॉस पे जा रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो भैया क्या करना चाहिए, जो भी पर्सनल बेनिफिट है उसको क्या करना चाहिए सर, सेक्रीफाइस करना चाहिए। यानी मुझे अपना प्रॉफिट छोड़ दूं और कंपनी को पहले बचाऊं, क्योंकि कंपनी की वजह से मेरा एग्जिस्टेंस है। और दोनों जो मैं हूं और जो कंपनी, दोनों को सेम डायरेक्शन पे लेकर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी भाई। इफ़ बोथ कैन नॉट कम इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन मान लो कल को दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं आ पा रहे, यानी मैं अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा जबकि मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो भैया सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, बर्बाद हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में आने के लिए, कंपनी को वापस प्रॉफिट में पहुंचाने के लिए मुझे अपना सब बलिदान करना पड़ेगा, कंपनी को सच बताना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, पूरी बातें, ताकि कंपनी बची रहे। तो जो जितना ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहले प्रोटेक्ट करो और इंडिविजुअल को बाद में प्रोटेक्ट करो। इंडिविजुअल मानी मैं, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है सारे के सारे लोग। अब कंपनी को बर्बादी हो रही है तो कंपनी में बेचारे दूसरे लोग भी तो हैं, वो कहाँ जाएंगे। इसलिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी मैं अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करूँ, और जनरल इंटरेस्ट यानी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करूँ, दैट्स इट। लास्ट एंड फाइनल प्रिंसिपल ऑफ दिस वीडियो लेक्चर बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। सर व्हाट इज़ रेम्यूनरेशन? दैट इज सैलरी। जितनी अच्छी सैलरी दोगे उतना अच्छा आपका एम्प्लॉय अपना क्या देंगे सर, कंट्रीब्यूशन देंगे। बोलोगे गंदा काम करेंगे तो ऐसे कैसे ज़्यादा दें? बेटा समझो, अगर कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, तो भाई अच्छा पैसा देना ज़रूरी है। नहीं तो बोलेंगे यार ये कैसी कंपनी, काम निकलवाती जा रही, पैसा तो दे ही नहीं रही है। रेम्यूनरेशन यानी सैलरी। जितना बड़ा साइज़ होगा ऑर्गेनाइजेशन का उतना ज़्यादा सैलरी, जितना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा सैलरी। अगर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा करना चाहती है तो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी दी, दैट्स इट। तो अकॉर्डिंग टू फेल एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, दैट्स इट। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए। तो जो बच्चा वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 7 प्रिंसिपल्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय।